हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से बोला था कि मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है, फॉर सी एस एडेड। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, सही है। और इस क्वेश्चन का मकसद एक्चुअली मतलब ये सेशन का मकसद एक्चुअली ये है कि टॉपिक तो आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हो, ठीक है ना। और आपके पास मतलब सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ डाउट बच जाता है। देयरफॉर डाउट सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डाउट सेशन ही लेके आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का डाउट सेशन हम लोग मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वो देख सकते हो आप। टॉपिक लिखा हुआ है रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रियल और कॉम्प्लेक्स का दोनों के मतलब रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इस दोनों से आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो। फटाफट ट्राई करो या फिर हमारे साथ चलो। ये आप लोगों को दिख रहा होगा है ना। एस एक सेट दिया हुआ है, एस एक सेट दिया हुआ है, और इस सेट के बारे में कुछ पूछा जा रहा है आपसे। पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया, सही है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दैट ये दिया हुआ है ई टू दी पावर, यहाँ पे एक्स है जी। ई टू दी पावर यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है। ये छोटा सा एक्स लिख लेना। ई टू दी पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू होल क्यूब, नीचे है थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फोर माइनस एक्स का पावर फाइव, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है कि क्या क्या सही है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले वो देखना, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले हमें यहां ध्यान देना चाहिए, इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें पकड़ना है, सही है। हमें करेक्ट नहीं चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है। तो पहले हमें देखना है करेक्ट कौन सा होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक पता चला इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना। तो हमें ये बताइए, इसको सॉल्व जब करना हम लोग शुरू करेंगे, पॉज करके कर सकते हो या फिर हमारे साथ चलो। ई टू द पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का क्यूब, नीचे थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू फोर माइनस एक्स का पावर फाइव, ठीक है। पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। तो आपको ये चीज तो पता ही है कि एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर एक्स ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यहाँ से एक्स कंप्लीट रियल नंबर आने वाला है, तो वहां से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स को हटा देंगे, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ये सुनो, एक्चुअली हमें सॉल्व इसे करना है, ठीक। अब इसे जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमें वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना होगा। और ये मेथड ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अगर किसी को पता नहीं है तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना, फॉर इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, ठीक है। दोनों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट बताइए होने वाला क्या है। थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो वेवी कर्व मेथड को हम जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक्स से पहले कहीं माइनस रहेगा तो माइनस को कॉमन ले लेंगे और अपने नॉन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऊपर दिख रहा है एक्स माइनस, लेकिन नीचे में हमें दिख रहा है एक्स से पहले माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें हम, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें। फाइनली होगा क्या, माइनस कॉमन लेने के बाद अगले स्टेप में अगर देखें, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का क्यूब, ये तो ठीक था। नीचे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहां माइनस कॉमन लेंगे, पावर फाइव को मिला के माइनस रह जाएगा। तो होगा क्या, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस फोर का पावर फाइव, बाहर आ गया माइनस। ये सुनो, जब बाहर माइनस आ गया और माइनस को हम उस साइड ले जाएं या फिर आप ऐसे कहें माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन जीरो। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेविकर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं ना। क्रिटिकल पॉइंट यहां से वन टू थ्री फोर, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, वन टू थ्री फोर, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, सही है। अब देखिए, वन टू थ्री फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्स से पहले आपने पॉजिटिव कर लिया है, एक्सप्रेशन भी आपका पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको काम स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे आप ग्राफ को, तो ऐसे ग्राफ होगा आपका, ठीक। अब फोर यहां से आया और पावर ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा, तो प्लस से ही चला जाएगा माइनस पे, सही है। अब थ्री कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक। पावर इवन है ना, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस है, ये माइनस पे ही जाएगा, ठीक। टू कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है,
अच्छा ये राइटिंग क्लियर तो दिख रही है ना आप लोगों को? 2 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, मतलब ये माइनस से जाएगा प्लस पे। ठीक, 1 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, और पावर ऑड है मतलब ये फिर से चेंज होगा और ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, माइनस। अच्छी तरह देख लो, 4 चेंज हुआ, यस। 3 चेंज नहीं हुआ, 2 चेंज हुआ, 1 पे भी चेंज हुआ। बहुत बढ़िया। अब देखो ना, ये एक्सप्रेशन अपने को नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है? एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ कहाँ है? जब यहाँ पे एक्सप्रेशन नेगेटिव है ना, जब x 1 से छोटा है, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है, 3 से 4 के बीच में ही नेगेटिव है। और अगर हम 3 पे बात करें तो 3 नीचे से आ रहा है, 3 नीचे से आ रहा है, तो 3 पे ऐसे ओपन कर देंगे, है ना, ओपन कर देते हैं इसे, राइट। 3 और 4 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट। 4 पे ही ओपन ही करना पड़ेगा अपने को, है ना। बबल की अगर हम बात करें तो 1 और 2 पे क्लोज्ड होगा इस तरीके से, और 3 4 पे ओपन हो जाएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव कहाँ कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 से छोटा में नेगेटिव है, 2 से लेके 4 तक नेगेटिव है, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है, 4 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए 3 चीज हमें दिख रहा है, 2 से 4 तक 4 पे ओपन, 3 पे भी ओपन, 1 से छोटा, है ना। तो नेगेटिव के लिए अगर हम x की बात करें तो हमें ये बताइए x कहाँ से कहाँ तक में नेगेटिव है? x बिलोंग्स टू 1 से छोटा, कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, और 1 पे क्लोज्ड है। यूनियन 1 पे क्लोज्ड है, यूनियन 2 से 3 है ना, 2 2 पे क्लोज्ड चूंकि ऊपर से आ रहा था। ठीक है, 3 पे ओपन है और फिर 4 तक गया है, तो अब ऐसा करते हैं 2 से 4 तक कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कर देते हैं एक्सेप्ट 3, सिर्फ 3 को निकालना है। तो फाइनली अपना जो सॉल्यूशन है ना, एस क्या है? सॉल्यूशन सेट है ना, तो एस ये आ गया, एक्चुअली एस ये आ गया। ठीक है, अब इस एस को देख के हमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, हमें बताइए। ये एक्स है, ठीक है, कहां से कहां तक है एक्स? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और फिर 2 से लेके 4 तक। हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, सुप्रीमम ऑफ एस। इस एस का सुप्रीमम क्या है? सुप्रीमम देखें अगर तो 4 तक गया हुआ है तो सुप्रीमम तो 4 हो जाएगा अपना, यस और नो। और आपको यह भी पता है कि सुप्रीमम जरूरी नहीं कि हमारे सेट के अंदर हो। सुप्रीमम का क्या मतलब होता है? वो पॉइंट जिससे हमारे सेट का सारा वैल्यू सबसे छोटा हो। ठीक है, मतलब जिससे हमारा सेट उस पॉइंट से पूरा का पूरा सेट छोटा होना चाहिए, वो सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीमम सेट के अंदर भी बिलोंग्स कर सकता है, सुप्रीमम सेट के अंदर बिलोंग्स नहीं भी कर सकता है। करेक्ट है, तो सुप्रीमम एक्चुअली देखा जाए तो सुप्रीमम तो 4 हो जाएगा अपना, है ना। 4 तक मतलब निगेटिव आ रहा था, सुप्रीमम 4 हो जाएगा। तो हम देखें सही से तो सुप्रीमम 4 ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब इन्फीमम की अगर हम बात करें तो इन्फीमम आप देख रहे हो इन्फिनिटी, इन्फीमम कहां चला गया? 1 से लेके इन्फिनिटी पे, है ना, माइनस इन्फिनिटी पे। तो इन्फीमम 1 ये तो गलत हो गया, इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। माइनस इन्फिनिटी का मतलब ही होता है डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। सही है ना, सुप्रीमम क्या हो गया? सेट एस का सुप्रीमम हो गया 4। ठीक है, इन्फीमम हो गया माइनस इन्फिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन गलत हुआ, पहला ऑप्शन भी गलत हुआ। क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो फाइनली कौन कौन से टिक करेंगे आप? पहले को टिक कर देंगे और तीसरे को टिक कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? बिल्कुल सिंपल था, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पहले इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन ये देखिए जी, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको? हमें इसका वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन का, राइट। और साथ में आपको बाउंड्री दे दिया है, बाउंड्री क्या है? यह है बाउंड्री जी, मोड जेड इक्वल सी। तो मोड जेड इक्वल सी, पहले तो हम देखेंगे सिंगुलरिटी कहां कहां पे आ रही है। ऐसे ही तो करते हो ना, पहले हम क्या करेंगे? रेसिड्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, सो सिंगुलरिटी हमें दिख रही है, एक 1 है ना, 1 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। 2 पे पोल है, राइट। तो 2 सिंगुलरिटीज है, ठीक है ना। सिंगुलरिटीज की अगर हम बात करें तो 2 है, जेड इक्वल्स 2 पे पोल है, और जेड इक्वल्स 1 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी दिख रही है आप लोगों को, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2 पे तो पोल है, सिंपली हम क्या करेंगे? रेसिड्यू, है ना, रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स 2। जेड इक्वल्स 2 पे अगर हमें रेसिड्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? लिमिट जेड टेंस टू 2, ठीक है, जेड माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, है ना, बचेगा ई टू दी पावर। इसको हटाइए, इसका काम बाद में होगा।
1/z-1। सही, z-2 से मल्टीप्लाई किए तो z-2 का फैक्टर खत्म हो गया। अब z का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे आप तो फाइनली आपको दिखेगा e⁻1 मतलब e, है ना। तो पोल जो है उस पर रेसिड्यू कितना आया, e। दूसरा सिंगुलरिटी है अपना z=1 जो कि इसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो इसेंशियल सिंगुलरिटी के केस में आप लोगों को पता है कि 1/z का जो फैक्टर होता है, मतलब 1/z का जो कोइफिशिएंट होता है वो अपना रेसिड्यू हो जाता है। यस और नो। अगर हम बात करें z=0 पे अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो अगर एक्सपेंड करें हम, ठीक है ना, एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें तो 1/z का जो कोइफिशिएंट होता है वही तो अपना रेसिड्यू होता है। अब की बार z-1 आ गया तो z-1 के टर्म में हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और z-1 का जो कोइफिशिएंट आएगा ये अपना रेसिड्यू हो जाएगा एट x=1। अरे बात समझ में, इसेंशियल सिंगुलरिटी पे रेसिड्यू होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला तो हम लोगों ने रेसिड्यू निकाल लिया पोल पे जो कि ई निकला, राइट। दूसरा रेसिड्यू हमें इसेंशियल सिंगुलरिटी पे निकालना है एट z=1, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, 1/z-1 का कोइफिशिएंट चाहिए तो उसके लिए एक्चुअली करना क्या पड़ेगा कि z-1 के टर्म में एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो चलो z-1 के टर्म में आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, z-1 को हम कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, इस चीज को मान सकते हैं। तो z-1 को जब t मान लेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है उसे हम y लिख रहे हैं, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, e का पावर, है ना, 1/t, राइट, e का पावर 1/t। और नीचे क्या बन जाएगा, ये z-1 को तो आपने t बोल दिया, एक और -1 को मिला के t-1। क्या ये बात आपको समझ में आई, z-2 था ना, तो z-1 को हमने t बोल दिया तो t-1 हो गया। अब जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक सिंगल 2 पे हमारे पास जो है e रेसिड्यू आ चुका है, ठीक है। तो z=2 पे रेसिड्यू कितना आया है, e, इसे हम अलग से लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। e⁻x, इसका एक्सपेंशन तो आपको पता ही है, 1 + x² 2 है ना, जो भी आपको पता है वो करते रहिए, /2 प्लस डॉट डॉट, ऐसा ही होता है। ये एक्सपेंड कर दिया आपने। और दूसरा t-1 है ना, अगर हम माइनस कॉमन लें तो माइनस तो बाहर चला जाएगा, राइट। तो माइनस को मल्टीप्लाई में रख दिए, ठीक। माइनस कॉमन लेने के बाद आपको पता चलेगा 1 - t और जाएगा ऊपर, तो 1 - t का पावर -1 ऐसे हो जाएगा। ये देखिए e⁻1/t, है ना, माइनस को किया बाहर, नीचे से कॉमन लेने के बाद तो ये हो जाएगा 1 - t ऊपर लाके पावर -1, करेक्ट। तो 1 - t का पावर -1, ये एक्सपेंशन आपको पता ही है, ये होता है 1 + t, है ना, प्लस t² प्लस t³ प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। सिंपल है। चलिए जी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/t का कोएफिशिएंट, क्योंकि z-1 को हम लोगों ने t मान लिया है, ठीक है। तो 1/t का कोएफिशिएंट जब चाहिए हमें, तो चलिए 1/t का कोएफिशिएंट देख लेते हैं यहां से क्या हो सकता है, ठीक है। इसे हटा दे रहा हूं। 1/t का कोएफिशिएंट देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो माइनस बाहर है, उसे बाहर एज इट इज रहने दीजिए आप, सही है। 1/t वाला टर्म यहां है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/t का कोएफिशिएंट एक 1 आएगा, ठीक। उसके बाद 1/t² को अगर हम t से मल्टीप्लाई करें तो फिर 1/t का कोएफिशिएंट है, लेकिन साथ में क्या दिख रहा है अपने को, 1/2 फैक्टोरियल, तो वहां से 1/2 फैक्टोरियल मिल गया अपने को, सही। फिर हम देख रहे हैं आगे आएगा 1/t³, t² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/t का कोएफिशिएंट वहां पे क्या बच जाएगा, 1/3 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट सो ऑन। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो फाइनली हुआ क्या, माइनस के अंदर e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है उसमें x का वैल्यू 1 पुट कर लो, ठीक है। तो क्या बन जाता है 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, है ना, प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो ये बिल्कुल वही दिख रहा है आपको, लेकिन पहला टर्म यहां से गायब है, 1 नहीं है ना, यहाँ पे 1 + 1/1 फैक्टोरियल तो है, पहला वाला 1 नहीं है, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसे हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हो। अरे e⁻x का एक्सपेंशन होता है ना, पावर का अगर 1 पुट कर दें तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये चीज होगा कि नहीं होगा। तो हमें दिख रहा है ना 1/1 फैक्टोरियल यहां से स्टार्ट हुआ ये चीज, पहला वाला 1 तो नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली आप लोगों को ये चीज दिखेगा, 1 जब ऐड करेंगे तो e, है ना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, करेक्ट।
तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस ई। तो पहला जो पोल था आपके पास z इक्वल्स 2 है ना, वहां पे रेसिड्यू कितना आया था e, और दूसरा जो इसेंशियल सिंगुलरिटी है 1, वहां पे रेसिड्यू आपका कितना आया जी, वहां पे रेसिड्यू आया 1 माइनस ई। तो कुल मिला के सम ऑफ रेसिड्यू क्या आ रहा है, देयरफॉर सम ऑफ रेसिड्यू, फाइनली अगर हम ये पूछे आपसे कि सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू, तो पहला रेसिड्यू था e जो कि पोल पे था, दूसरा 1 माइनस ई कैंसिल हो गया, फाइनली 1 आपका रेसिड्यू हो गया। तो आंसर क्या होता है, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, तो 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू, करेक्ट। तो 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, रेसिड्यू तो अपना 1 आ रहा है फाइनली, ठीक है ना, टोटल रेसिड्यू। तो 2 पाई आयोटा से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली इसका वैल्यू पूछा गया ना, तो 2 पाई आयोटा इंटू 1 मतलब 2 पाई आयोटा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, कई बार इनकरेक्ट पूछ देता है तो हम उस केस में बीसीडी को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली इसका वैल्यू पूछा गया, 2 पाई आयोटा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा जी, ट्राई कीजिए आप लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इम्पॉसिबल वैल्यू, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये सिंगल करेक्ट था, ठीक है, हमने इसे मल्टीपल करेक्ट बनाने के लिए वैल्यू नहीं इम्पॉसिबल वैल्यू कर दिया, राइट। किसी लिमिट का एक ही वैल्यू हो सकता है, ये तो आप लोगों को पता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने लिमिट तो पूछा और साथ में लिख दिया इम्पॉसिबल वैल्यू। तो हमें ये पता है कि लिमिट का एक ही वैल्यू होता है, तो 3 ऑप्शन तो पक्का इनकरेक्ट होंगे। लेकिन अगर लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो भी ऑप्शन के अंदर अगर ना हो, तो फिर उस केस में चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो हमें चारों को टिक करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो पता है कि कम से कम 3 टिक होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इम्पॉसिबल वैल्यू पूछा गया, लिमिट का कोई एक ही वैल्यू हो सकता है, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिमिट का वैल्यू हम कैसे निकालें। क्वेश्चन एक्चुअली लिखा क्या हुआ है वो देखिए आप पहले। क्वेश्चन ये है जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, द इम्पॉसिबल वैल्यू ऑफ, अच्छा बाहर एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है। ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपका, n प्लस 1 रूट ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस nth रूट ऑफ n फैक्टोरियल, इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आप लोगों को दिखेगा, है ना। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, n का पावर 1/n, ये तो 1 होता है, करके देख लेना आप लोग। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का पावर 1/n, ये भी आप करके देखना, ये इन्फिनिटी होता है शायद, सही है। और इस छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए जी, इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो आप कोशिश करना, एक्सपेंड करने की कोशिश करना, जो भी मेथड आपको पता है, मेरे ख्याल से होगा नहीं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या है, थ्योरम का नाम है सेजारो थ्योरम, सेजारो थ्योरम। एक्चुअली मुझे ये थ्योरम आप लोगों को बताना था, तो मैंने ये क्वेश्चन लेके आया आपके लिए, सही है। होता क्या है सेजारो थ्योरम में, देखो किसी थ्योरम का कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, सही है, उसके बाद ही आगे कुछ एक्सप्रेशन होता है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, राइट। लेकिन जब भी क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जाए कि भाई इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो आप समझना कि अगर कंडीशन और डोमेन की बात क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंडीशन फुलफिल करके दिया गया होगा। आई बात समझ में, चलिए जी। तो यहाँ पे कोई कंडीशन की बात कर नहीं रहा, सिंपली पूछा गया इसका वैल्यू, राइट। होता क्या सेजारो थ्योरम में कि एक्स एन एंड वाई एन, अगर मान लो दो सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, और n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सही है। तो उस केस में होता क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस 1 माइनस बी एन। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये थ्योरम ये चीज़ होता है, सही है। इसका पूरा नाम है सेजारो स्टोल्स थ्योरम, ठीक है। ए एन बी एन पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये चीज़ होता है, राइट। ए एन प्लस 1, अच्छा ए एन बाई बी एन लिखा हुआ है तो ये चीज़ लिख सकते हैं, तो क्या हम इसका रिवर्स यूज़ नहीं कर सकते, रिवर्स यूज़ भी तो कर सकते हैं ना, ये सुनो। तो जब रिवर्स यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे आप देखिए, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें रिवर्स यूज़ करना पड़ेगा। ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इस टाइप का आपको दिख रहा है, तो क्या हम नीचे इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, ये देखिए आप, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सही, n प्लस 1 फैक्टोरियल होल पावर 1/n प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल होल पावर 1/n, ठीक है।
नीचे नीचे अच्छा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और 1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, n+1 माइनस n। तो आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि an+1 है ना, माइनस an अपॉन n+1 माइनस n। बोलिए सर नो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं उस फॉर्मेट के हिसाब से, अगर हम बैक लिखना चाहें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, होता क्या an अपॉन bn है ना। तो an के स्थान पे क्या है, ये वाला है ना। तो an हो गया n फैक्टोरियल होल पावर 1/n, और नीचे bn के स्थान पे n काम कर रहा है तो n। इसे आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान है, दो मेथड से कर सकते हो आप लोग। आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लो इसे l बोल के, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट थ्योरम यूज कर लो, वो जो थ्योरम आपका, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का पावर 1/n लिखा हुआ है, नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल राइट। इसका पावर 1/n, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते n का पावर n होल पावर 1/n। बोलिए सर, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम ये चीज। तो आप थ्योरम पढ़े होंगे कि मतलब पावर अगर 1/n है ना, an का पावर 1/n, तो an+1 अपॉन an हो जाता है, राइट। तो आप इसी का यूज कर लें, सबसे शॉर्ट हो जाएगा। तो फाइनली होगा क्या, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, पावर 1/n है ना। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये तो आप समझ गए, इसे हटा रहा हूं मैं, ठीक है। या फिर आप यहां देख लें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, राइट, an है ना, पावर 1/n, तो an+1 अपॉन an होगा। तो an+1 जब करेंगे आप, ठीक है, an+1 जब आप करेंगे, किधर लिखो, क्या लिखता हूँ, वहां पे भी आएगा नहीं, एडजस्ट हो नहीं पाएगा, क्या लिखना चाहिए, ठीक है, इसे हटाओ। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, an+1 जब करेंगे तो n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे है ना n+1 का पावर n+1, यही तो होगा। नीचे an है ना, an+1 अपॉन an होता है, राइट। तो जब an करेंगे आप, तो n फैक्टोरियल अपॉन n का पावर n, सही है। तो जब n फैक्टोरियल को आप कैंसिल करेंगे तो ऊपर n+1 बचेगा, n+1 से एक n+1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली लास्ट टर्म में आपके पास क्या बचने वाला है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लास्ट टर्म में जो बचेगा ना, वो ये चीज बचेगा, देखिए n फैक्टोरियल इसे कैंसिल किया तो n+1 बचा, एक n+1 से एक ये कैंसिल हुआ तो n+1 का पावर n बचा, और सबसे नीचे n का पावर n है। तो फाइनली ये बच रहा है आपके पास n का पावर n बाई n+1 का पावर n, ये आप देखना फाइनली बचेगा आपके पास, राइट। अब n टू द पावर n को नीचे लाके डिवाइड करना, तो फाइनली ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n को अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है ना, n+1 ऐसे, n+1 बाई n होल पावर n ऐसे हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब n को दोनों में डिवाइड करोगे तो 1+1 बाई n होल पावर n, ठीक है ना। और उसका आंसर क्या होता है, डिवाइड करने के बाद आपको दिखेगा उसका आंसर तो ई होता है। तो 1 अपॉन ई इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो जब 1 अपॉन ई इसका सही आंसर हुआ, हमने पूछा क्या आपसे, द इम्पॉसिबल वैल्यू, तो सही आंसर तो 1 अपॉन ई था, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल वैल्यू, तो ये तीनों वैल्यू इम्पॉसिबल हो गया ना, ठीक है। तो ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको देखना ही क्वेश्चन आपसे पूछ के आ रहा है, आगे बढ़िए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि हमारा माइंड काम करना शुरू करे। एग्जाम में जितना ज्यादा आपका माइंड काम करेगा ना, आप उतना अच्छा करके आओगे, राइट। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अच्छा, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ये जो हम ऐसे लिखते हैं ना, इलिप्स x² अपॉन ई स्क्वायर y² अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 1। तो मेजर एक्सिस मतलब बड़ा वाला एक्सिस, तो क्वेश्चन बोल रहा है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, इसका मतलब x² के नीचे वाला जो टर्म है ये बड़ा होगा, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। अगर a बड़ा है तो मेजर ये वाला मेजर एक्सिस हो गया, अगर b बड़ा है तो y एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। तो हमने इलिप्स यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश किया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ के फॉर इच मेजर एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, मतलब x² के नीचे वाला जो टर्म है ना वो बड़ा होगा, ठीक है। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस कहने का ये मतलब हुआ कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, a के स्थान पे f(k²) है ना, प्लस 2k प्लस 5, करेक्ट, इज ग्रेटर देन, चूंकि ये मेजर एक्सिस है तो ग्रेटर देन इससे, है ना। यहाँ पे भी f होना चाहिए ना, पहला जब f में तो दूसरा भी f होना चाहिए, ठीक है। पहला f में है तो दूसरा भी f में होना चाहिए, करेक्ट। तो वहां पे f लगा लेना आप लोग, f k+1,
ठीक है, k प्लस 11 लिखा हुआ है जी। सही। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म जो है ना वो बड़ा होगा। सही। ओके। अब आगे क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको पता है कि जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, इसका मतलब होता है एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। मतलब जब x का वैल्यू है ना एक्स वन लेस देन एक्स टू है तो बड़े वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू छोटा हो जाएगा। सही है, x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू घट जाएगा, ये तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है। सही है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट। तो f ऑफ दिस इज ग्रेटर देन, फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाला जो एक्स वन इज लेस देन एक्स टू हो जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस फाइव इज लेस देन के प्लस 11। अब यहां से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, सिंपल है ना बिल्कुल। तो जब सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या आएगा आपके पास, के को इधर लेके आ जाइए, के स्क्वायर प्लस के है ना, और 5 माइनस 11 माइनस 6 इक्वल 0। फैक्टर बन रहा है क्या? मेरे ख्याल से यहाँ पे बनेगा के प्लस 3 के माइनस 2। ये देखो तो, ये तो बनेगा के स्क्वायर है ना, 3 के माइनस 2 के, बिल्कुल सही है, माइनस 6। ओके, तो यहाँ से के का दो वैल्यू आया है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ था है ना, तो इक्वल क्यों लिख दिए, यहाँ पे लेस देन 0 ही रहेगा, राइट। तो यहाँ भी लेस देन 0 ही रहेगा, यहाँ भी लेस देन 0 ही रहेगा, ठीक है, लेस देन 0। सही है। अब यहाँ पे फिर से इनइक्वलिटी आ गया अपने पास, तो आप देख सकते हो कि मैं बताऊंगा आगे आपको कि जब भी इनइक्वलिटी आए लेस वाला, ठीक है, और हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो आंसर हमारा होता है छोटे क्रिटिकल पॉइंट से लेकर बड़े क्रिटिकल पॉइंट तक। एक क्रिटिकल पॉइंट है -3, दूसरा है 2, लेस लगा हुआ है ना, यहाँ पे लेस लगा हुआ है, तो इसका मतलब के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए जी, -3 से लेकर 2 तक होना चाहिए, -3 से लेकर 2 तक होना चाहिए। तो आप देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के है ना, के का वैल्यू पूछा गया, तो के का कौन सा वैल्यू आ रहा है, -3 से लेकर 2 तक, -3 से 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है बिल्कुल, राइट। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन रहा जी, क्योंकि आज 5 ही क्वेश्चन टाइप हो पाए, आज 5 ही क्वेश्चन, राइट। और पहला रमज़ान है तो मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, ठीक है, और धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं ऐसे मैं तेज़ बोलता हूँ, राइट, लेकिन फास्टिंग स्टार्ट हो गया तो ज़्यादा तेज़ बोलेंगे नहीं अब। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, राइट। या फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ इसका, पहले तो मॉडुलस लगा हुआ है ना, फिर ग्रेटेस्ट है, एक्स भी है, कितना सॉल्यूशन होगा ये पूछा गया है आपसे। सॉल्यूशन क्या होगा ये नहीं, कितना सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन, 3, 4 या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे निकालें जी सॉल्यूशन इसका, तो एक काम करें, पहले मॉडुलस को हटा लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -2x इक्वल्स +-4, मॉडुलस हटा दिया, सही है ना। तो मॉडुलस हटाने के बाद ये चीज़ आया अपने पास। अब हमें दो केस दिख रहा है, पहला +4 दूसरा -4, दो केस लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ x -2x, पहला हम लेते हैं +4 और दूसरा इधर रख लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा केस लेंगे -4 वाला, ठीक है, इसे हम केस फर्स्ट कर दिए। तो केस फर्स्ट से हम देखना चाहते हैं कितना सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। ग्रेटेस्ट है, 2x भी है। अच्छा एक बात तो आप लोगों को पता ही है कि x कहीं लिखा हुआ है, किसी भी नंबर में दो चीज होता है, ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी x को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं ना, ग्रेटेस्ट तो दिख ही रहा है, हम फ्रैक्शन में ले आते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन हमें पता है 0 और 1 के बीच में होता है, वहां से कुछ इनइक्वालिटी बन सकता है, आ सकता है सॉल्यूशन अपने पास। तो x को हम ये चीज लिख सकते हैं, हम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो चलिए जी आ जाइए हमारे साथ, ग्रेटेस्ट ऑफ x, सही है, ग्रेटेस्ट ऑफ x -2, x को हम लिख लें ग्रेटेस्ट, मतलब इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स 4 था। ग्रेटेस्ट 1 -2 माइनस ग्रेटेस्ट, आप लोग बड़े बच्चे छोटे बच्चे तो है नहीं, एक एक स्टेप बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 4 को इधर लेके आ जाइए आप, तो ये -4 हो जाए ना, माइनस ग्रेटेस्ट और -4 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा ये बात तो आपको पता ही, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है, 2 लगाएंगे तो 0 और 2 के बीच में हो जाएगा, सही है। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है जी, 0 क्लोज 2 ओपन, राइट। तो इसको हम कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x -4, 0 क्लोज्ड
टू ओपन। कहाँ से लिख रहे हैं हम? यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही इसलिए किए थे, ठीक है। तो फाइनली 4 ऐड करो, राइट। तो ये बन जाएगा 4 लेस देन और इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट, लेस देन 2 + 4 हो गया 6, माइनस, तो बनेगा -4 साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज ग्रेटर देन -6, सही है। अच्छा, ग्रेटेस्ट -6 से बड़ा है और -4 से छोटा है, हमें ये भी पता है कि ग्रेटेस्ट का वैल्यू हमेशा इंटीजर ही होता है, सही है ना। तो -6 से बड़ा होना चाहिए -4 तक। तो ग्रेटेस्ट का यहाँ पे दो ही वैल्यू तो आया हमारे पास, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। -6 से बड़ा इंटीजर एक -5 है, दूसरा -4 है, सही। तो ग्रेटेस्ट का दो वैल्यू हमारे पास आ गया। अब जब ग्रेटेस्ट आ गया तो ये जो इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा इक्वेशन दिख रहा है? ये, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, पहला केस। तो जहां पे हम ग्रेटेस्ट जब पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, ये सुनो। जब ग्रेटेस्ट का वैल्यू सपोज करो -4 पुट करते हैं, तो यहाँ पे -4 जब पुट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1, तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू जब -4 यहाँ पे पुट करो, ठीक है, तो -4 -2x = 4। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा? -2x बराबर 8, x का वैल्यू -4 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया अपना, ठीक है। इसी तरीके से -5 पुट करेंगे ग्रेटेस्ट का वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट का वैल्यू -5 पुट करेंगे तो वहां भी x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, राइट। तो दो सॉल्यूशन तो हमारे पास यहीं से दिख रहा है। उसी तरीके से जब सेकंड केस आप लेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ x -2x, सेकंड केस -4 वाला, मेरे ख्याल से वहां भी दो सॉल्यूशन आएगा, आप करके देख लेना, मेरे ऊपर बिलीव मत करना, ठीक है। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि दो सॉल्यूशन तो यहां से निकल गए, ठीक है। एक x का वैल्यू -4, दूसरा ग्रेटेस्ट का वैल्यू -5 पुट करेंगे तो आ जाएगा, कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, x का वैल्यू आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों केस में दो दो सॉल्यूशन, कुल मिला के मेरे हिसाब से 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही है। तो सिंपल है बिल्कुल। तो आज 5 ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, पहला सेशन था। तो इसे देख लें आप, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो, सही है। तो आज के लिए इतना ही, राइट। और यूट्यूब चैनल भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हो सके तो इसे हम यूट्यूब चैनल पे ही रखेंगे, सही है। तो उसे फटाफट आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल हम सब कुछ लेके आएंगे आपके लिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारा मेन एम है डाउट सेशन चलाना आपके साथ, ठीक है। चूंकि बच्चे का, बहुत सारे बच्चे का हम देखते हैं कि डाउट बचा होता है, हमारा जीआरएफ तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन एग्जाम से पहले जो हम लोग इतना सारा प्रैक्टिस कर रहे थे ना, अब भी बहुत सारा क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है डाउट वाला। तो हमें ये चीज़ पता है कि सबसे ज़्यादा लास्ट में, मतलब एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से पहले बच्चों को डाउट ही सबसे ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस वो है जो आपकी परेशानी है, राइट। पढ़ तो लेते हैं बच्चे, उनके पास जो है स्टडी मटेरियल भी हो जाता है तरह तरह का अवेलेबल, लेकिन लास्ट में डाउट बताने वाला कोई नहीं रहता, देयरफॉर हमारा मेन एम डाउट बताना है आपको, सही है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतना देख लें, कोई डाउट हो आप पूछते रहेंगे, ठीक है। तो अपना भी ख्याल रखें, रमज़ान भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आप सभी को रमज़ान मुबारक भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।